नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो स्वतंत्र न्यायिक सिद्धांत जो हमने बनाया उसके अंदर जजों की जो नियुक्तियां होती है या जजों को पद से हटाने का जो काम होता है उसको काफ़ी जटिल बना दिया गया। कारण ये था कि हमारी न्यायपालिका को सुरक्षित किया जा सके और सरकार के द्वारा जल्दी से किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सके और न्यायपालिका को एक स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए पावर दे दी जाए। तो ये सारी जो प्रोसेस थी उसके लिए हम एक न्यायिक स्वतंत्रता सिद्धांत लेके आए थे। शुरुआत में ही हम ये लेके आ गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे न्यायपालिका ने अपनी पावर बढ़ा ली। कॉलेजियम सिस्टम जब वो लेके आए तो भी उसमें सरकार का दबाव निरंतर रहा और अभी भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी गहराई से समझ ली है। आज की हमारी क्लास में हमको बात करनी है कि जो महाभियोग लाया गया, जो महाभियोग जो बनाया गया जजों को हटाने के लिए, उनके कार्यकाल को सुरक्षित किया गया और कहा गया कि जो जज होते हैं उनको हटाया जा सकता है तो उसके लिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी और उसी को महाभियोग कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों में ये लाया जाता है और इसको फिर पारित किया जाता है। अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति आदेश देता है कि इसको हटा दिया जाए। उसी को लेकर आज बात करनी है, तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। महाभियोग आर्टिकल की बात करें अगर, तो सबसे पहले आर्टिकल 124 4 और 217 में, इन दोनों आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी दोनों को एक साथ रखा गया। महाभियोग की प्रक्रिया एक ही प्रक्रिया होती है, एक ही प्रकार की हटाने के लिए, उसी को लेकर चर्चा करनी। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमको देखना होता है कि जो जज हैं वो गलत क्या कर रहे हैं। एक फ्लोर चार्ट बनाई जाती है, उस फ्लोर चार्ट के माध्यम से हमको क्या करना पड़ता है, अध्यादेश लाना पड़ता है। मतलब कि संसद के अंदर हमको एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। प्रस्ताव पारित करने के लिए उस पर सिग्नेचर होने चाहिए 100 तो लोकसभा के सांसदों के और 50 राज्यसभा के सांसदों के। ये सिग्नेचर जब होते हैं तभी उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर जब ये प्रस्ताव पर सिग्नेचर हो जाते हैं और हाँ ये तैयार हो जाता है कि ये प्रस्ताव है, अब इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, तब जो सभापति होते हैं उन सभापति के द्वारा उसके ऊपर स्वीकृति होनी चाहिए उनको। वो अगर अस्वीकार भी कर सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं। हाल ही में जब दीपक मिश्रा का जब लाया गया था, न्यायमूर्ति थे, तो उपराष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया था। तो वो स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं। जब वो अस्वीकार करते हैं या स्वीकार करते हैं, तो अगर स्वीकार कर लेते हैं तो प्रोसेस आगे बढ़ती है। जब वो स्वीकार करते हैं तब एक जांच कमेटी बिठाई जाती है और वो जांच कमेटी होती है 3 सदस्यों की। ये 3 सदस्य जो होते हैं इनका नाम, मतलब कि इनको भी किसके द्वारा चुना जाता है, तो सभापति के द्वारा चुना जाता है। सभापति की मंजूरी के बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई जाती है, उसके द्वारा ये महाभियोग प्रक्रिया का पालन किया जाता है। आगे समझना यहाँ पे क्या होता है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं या जो मुख्य न्यायाधीश है वो हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक इसमें जानकार, जो भी जानकार रहा हो सरकार उसको चुन लेती है सभापति के द्वारा और वो फिर आगे बढ़ता है। जब जांच की जाती है और जब ये सारा मामला होता है, अगर ये मान लिया जाए कि हाँ आरोप साबित हो गए हैं, उसके बाद उसी प्रस्ताव को सदन में लेके जाया जाता है। सदन में इस प्रस्ताव को जब ले जाया जाता है तब सदन के अंदर कम से कम 50% जो सदस्य है, जो सांसद है, दोनों सदनों में 50% तो होने चाहिए। 50% होने चाहिए और उन 50% से ज़्यादा जितने भी हैं उनका लगभग 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत होना चाहिए। मतलब कि इतने लोगों का सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए उस जज को हटाने की प्रक्रिया को लेकर। जब ये सिग्नेचर हो जाते हैं तब ये राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति के पास जब ये सिग्नेचर जाते हैं और पहुंचते हैं कि हाँ हमने पूरी प्रक्रिया कर ली है, अब आप जज को हटा सकते हो, तब राष्ट्रपति आदेश पारित करते हैं और फिर उनको हटा दिया जाता है। इतनी बड़ी प्रोसेस से गुजरने के लिए काफ़ी जटिलताएं आती है हमारे लिए। तो आज तक भारत के अंदर एक भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया है। 3 बार ये काम हुआ है, करने की कोशिश की गई है। एक बार उपराष्ट्रपति ने मना कर दिया, एक बार खुद जज ने इस्तीफा दे दिया और एक बार कांग्रेस ने इसमें भाग ही नहीं लिया था। हमारी अगली क्लास में इन तीनों के नाम भी लिखेंगे और देखेंगे कि
किस प्रकार उन्होंने किस कारण इस्तीफा दिया, किस रूप में उनके ऊपर आरोप साबित हुए और वो तारीखें कौन सी थी, वो नाम कौन से थे, ताकि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उनको सही कर सकें। महाभियोग जो प्रक्रिया थी वो यही है, यही जटिलताएं होती है। इसमें ध्यान रखना कि 2/3 बहुमत होना जरूरी है और संसद के अंदर लगभग 50% सदस्य होने चाहिए। जितने भी सांसद, मान लो कि 543 सांसद है तो उनके अंदर 2 का भाग दोगे तो 50% निकल जाएगा। वही राज्यसभा में उनके 50% होना अनिवार्य है, तभी इसको पारित किया जा सकता है। आज की क्लास में महाभियोग प्रक्रिया को लेकर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।